नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की एक पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अमेंडा और जिसके लेखक हैं रॉबिन क्लेन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। और अपने चैप्टर पर चलने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो अमेंडा लिखा गया है, इस अमेंडा का क्या मतलब है। अमेंडा एक बालिका का नाम है जिसकी माताश्री या उसके पिताश्री दोनों कह सकते हैं। आप चाहे तो माताश्री भी कह सकते हैं, आप चाहे तो पिताश्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया है कि अमेंडा की माताश्री उसे डांटती हैं या फिर उसके पिताश्री डांटते हैं। तो आपके अध्यापक अगर पिताश्री के माध्यम से पढ़ाते हैं तो भी सही है, और अगर कोई माताश्री के माध्यम से पढ़ाता है तो भी सही है। ठीक है, आप किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को, आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अब बात करते हैं अमेंडा कौन है। तो अमेंडा एक बालिका है। चलिए हम मान के चलते हैं कि उसकी माता जी हैं इसमें। ठीक है, तो अमेंडा की माता जी उसे हर बात के लिए उसे डांटती हैं। ठीक है, तो अमेंडा को लगता है कि ये लोग मुझे कितना बंधन में रखते हैं, ये लोग कितना मेरे साथ अत्याचार करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें वो सोचती हैं। तो उसी बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अमेंडा सोचती है कि काश वो यहाँ से भाग जाती, कहीं दूसरे देश में पहुँच जाती, मतलब कहीं दूसरी जगह पर पहुँच जाती जहाँ पे वो अकेली होती, उसे रोकने और टोकने वाला कोई ना होता। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में आती हैं। चलिए हम इसे अपने चैप्टर में पढ़ते हुए चलते हैं ताकि हमारे लिए ये आसान बनता रहे। तो अमेंडा मतलब एक लड़की है जिसे उसकी माताश्री डांटती हैं। और इसमें कुछ भी अलग ऐसा नहीं है जो मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ही आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचता हूँ। ठीक है, अबाउट द पोएम कुछ भी नहीं है, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ही आप जान जाएंगे। ठीक है, तो मैं सीधा चैप्टर पर ही चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए, माताश्री अमेंडा को कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स। बाइट मतलब काटना, योर मतलब अपने, नेल्स मतलब नाखून। तो एक ही लाइन को बार बार समझाऊंगा, आराम से समझिएगा, बार बार रिवीजन करके आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो डोंट बाइट योर नेल्स, नेल मतलब नाखून, नाखून। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। अमेंडा की माताश्री कहती हैं कि अपने नाखून मत काटो। या फिर आपके अध्यापक इसे ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि अमेंडा के पिताजी कहते हैं कि अपने नाखून मत काटो। या फिर इसे एक और तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि अमेंडा के बड़े उससे कहते हैं कि वो अपने नाखून ना काटे। अमेंडा के बड़े मतलब अमेंडा के माता पिता ही। ठीक है, तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। तो अमेंडा की माताश्री उससे कहती हैं कि अमेंडा अपने नाखून मत काटो। ठीक है, डोंट हच योर शोल्डर्स। शोल्डर्स मतलब शोल्डर्स को हच मत करो, झुका करके मत रखो। डोंट हच योर शोल्डर्स, 4 ही शब्द हैं। शोल्डर्स का मतलब होता है कंधे, योर मतलब अपने, हच मतलब झुकाना, डोंट मतलब मत करो। तो अपने कंधों को मत झुका कर रखो। अमेंडा अपने कंधों को मत झुकाओ। अपने कंधों को मत झुकाओ यानी जब हम निराश होते हैं या परेशान होते हैं, देखिए जैसे एक इमेज आ रही है आपके सामने, तो वो कैसे निराश होकर अपने कंधों को झुका के एकदम शांति से बैठा हुआ है ना। तो माता जी कहती हैं कि डोंट हच योर शोल्डर्स। अमेंडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लॉचिंग। स्टॉप दैट स्लॉचिंग यानी जो तुम झुक कर बैठी हो ऐसे मत बैठो, झुकी मत रहो। एंड सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, सिट अप मतलब बैठना। तो सीधे बैठो यानी जो तुम सुस्ती से बैठी हुई हो, सुस्त हो गई हो एकदम, कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा आप निराश हो जाते हैं ना, तो आप अपने कंधों को झुका लेते हैं, एकदम सुस्त हो जाते हैं जैसे आप में जान ही नहीं है। तो वही चीज़ कहती हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, यानी अपनी वो मतलब कहती हैं कि तुम इतनी सुस्त मत रहो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो। ठीक है, वो कहती हैं कि अमेंडा तुम सुस्त मत रहो और सीधे बैठो। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं ताकि आसान हो जाए।
तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हच योर शोल्डर्स अमेंडा, अमेंडा अपने कंधों को झुकाकर मत रखो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, अमेंडा इतनी सुस्त मत रहो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो। मम्मी जी ने इतना कह लिया, ठीक है। तो अब जब बड़े डांटते हैं ना, तो बच्चों के मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। एक बात मैं आपसे कहूँ, इस बात को एक पोटली में बांध के हमेशा के लिए रख लीजिएगा। इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा आपका सगा कोई नहीं है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। तो इस दुनिया में ना आपके माता पिता से सगा आपका कोई नहीं है। सिर्फ वही हैं जो चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाओ। ना तो रिश्तेदार हैं, ना कोई आपका दोस्त है। जिस दिन आप आगे बढ़ने लगोगे ना, सबसे पहले वही लोग टांग खींचेंगे आपकी। सिर्फ आपके माता पिता चाहते हैं कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब बनो, और इसीलिए वो आपको डांटते हैं। क्योंकि जो गलतियां उन्होंने की हैं ना, वो नहीं चाहते कि आप वो गलतियां करें, ठीक है। तो डांटता है आदमी, सलाह तब देता है जब उसके पास वो नॉलेज होता है। अगर आप एक गड्ढे में गिर गए हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका साथी या आपका छोटा भाई उस गड्ढे में गिर जाए। आप उसको बता देंगे कि ना, रास्ते से ठीक से आना, यहाँ पे आगे गड्ढा है। तो वही चीज़ आपके माता पिता आपके साथ करते हैं। वो आपको सचेत करते हैं कि तुम अगर यहाँ पे गिर गए तो तुम यहीं रह जाओगे, इससे बचो और आगे चलो। जब भी आप जीवन में कुछ गलत करते हैं या कोई बुरी आदत आपको लगती है, तब आपके माता पिता आपको सचेत करते हैं, ठीक है। तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, उनका साथ मत छोड़ना, ठीक है। हमेशा बी पॉजिटिव रहो, क्योंकि वही चाहते हैं कि आप काबिल बनो, और कोई नहीं चाहता। तो अब अमेंडा के मन में हज़ारों विचार आते हैं, और जैसे विचार आते हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं कि देयर इज़ अ लैंग्वेज, देयर इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब होता है रिलैक्स। इमर्ल्ड सी, इमर्ल्ड सी मतलब क्या होता है? हरा समुद्र। तो हरे समुद्र में एक रिलैक्स मछली है, मरमेड है। मैं इसे एक एक को बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप आसान रहे। तो इसका देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स, रिलैक्स मतलब आराम। एम्बरलैंड सी, एम्बरलैंड मतलब होता है हरा समुद्र, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया आपको, और ये भी बता दिया। अब बचता है वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वेयर इज सोल इनहेबिटेंट इन मी? अ मरमेड, मरमेड होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझिए। मरमेड, मरमेड मतलब होता है जल परी। आपने फिल्मों में देखा होगा, जिसका ऊपर का शरीर इंसान होता है और नीचे का शरीर मछली होता है। इमेज देख सकते हैं आप, आपकी इमेज आ रही है, ठीक है। तो मरमेड मतलब जल परी। ड्रिफ्टिंग मतलब होता है तैरना। ब्लिसफुली मतलब बड़े आराम से या खुलकर। तो मैंने सारा बता दिया, सिर्फ यही रह गया। तो इस पूरी लाइन का मतलब है कि अमेंडा अपने आप की कल्पना करती है। अमेंडा सोचती है कि काश मैं एक जल परी होती। मैं इस पूरी लाइन का मतलब आप हमेशा एक ही समझेंगे, ज़्यादा खींच कर पढ़ाऊँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वेयर द सोल इनहेबिटेड इन इज मी, इज मी मतलब मैं खुद होती, यानी काश मैं एक जल परी होती और रिलैक्स होकर या आराम से इस हरे समुद्र में खुलकर तैरती, ठीक है। यानी अमेंडा, अब मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूँ, किताब के शब्दों से अलग थोड़ा सा, कि अमेंडा सोचती है कि काश मैं एक जल परी होती और समुद्र में आराम से खुलकर तैरती, वहाँ पर मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होता। यानी जैसे समुद्र में होती अगर मैं अकेली, तो आराम से मैं तैरती ही रहती। तो आप इसे आराम से याद कर लेंगे। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड, काश मैं एक जल परी होती, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और आराम से मैं तैर रही होती। लैंग्वेज मतलब, लैंग्वेज का मतलब ही रिलैक्स है, यानी वही आराम से मैं तैर रही होती एम्बरलैंड सी, हरे समुद्र में। यानी कहने का मतलब है कि अमेंडा सोचती है कि ये इतना मुझे डांट रही हैं, इससे अच्छा तो काश मैं एक जलपरी होती और खुले समुद्र में आराम से तैर रही होती। तो सेंटेंस को और आसान करते हैं। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड। तो अमेंडा सोचती है कि काश मैं एक जलपरी होती और हरे
समुद्र में मैं खुलकर तैर रही होती, यानी मुझे रोकने टोकने वाला कोई ना होता। ठीक है, आगे चलते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? अमेंडा, टिडी योर रूम मतलब तुम अपना कमरा साफ कर चुकी हो या नहीं? तो अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? आई थॉट, मुझे याद है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, कि मैंने टोल्ड यू तुमसे कहा था टू क्लीन साफ करने के लिए योर शूज़ अपने जूतों को, यानी मुझे याद है कि मैंने तुम्हें जूतों को साफ करने के लिए कहा था, या फिर मैंने तुमसे तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था। अमेंडा, यानी अमेंडा क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिए हैं, क्योंकि मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए कहा था। फिर से कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, और मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था। अमेंडा, आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था। अमेंडा क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिए हैं? ठीक है, अब अमेंडा आगे सोचती है। अब उसके मन में जो ख्याल आता है वो बड़ा अजीब ख्याल है। वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, जिसके माता पिता नहीं होते। तो कहती कि आई एम एन ऑर्फन, माता पिता के नियंत्रण से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, माता जी की डांट से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, और वो इच्छा करती है कि काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, और सड़कों पर स्ट्रीट पर रोमिंग कर रही होती, आराम से टहल रही होती। यानी वो सोचती है कि काश मैं एक अनाथ होती और मैं सड़कों पर आराम से टहल रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हसेट बेयर फीट। तो कहती कि आई पैटर्न मतलब डिज़ाइन बनाना, आकृतियाँ बनाना। कभी कभी आप देखिए कि आप अपने पैरों से ज़मीन पर कुछ आकार बनाने की कोशिश करते रहते हैं, यानी कुछ ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे, या फिर उछल कूद का खेल खेलते हैं ना आप, उसे जिसमें कूद 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 बोला जाता है, वो गांव का एक खेल है, शायद आप ना जानते हो। तो कुछ खेल ऐसे होते हैं ना कि जिसमें आप लोग पैर से ज़मीन पर अपने चित्र बनाते रहते हैं, कुछ भी चित्र बनाते हैं, यानी लाइन वगैरह खींचने लगते हैं ना, तो ऐसा चीज़ होता है। तो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हसेट बेयर फीट। तो बेयर फीट, मैं अपने नंगे पैरों से पैटर्न चित्रकारी करती या फिर चित्र बनाती सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट मतलब कोमल, डस्ट मतलब धूल पर, विथ माई हसेट, हसेट मतलब होता है, यहाँ पे जो हसेट का मतलब है उसका मतलब होता है चुपचाप। तो आप इसको सीधे याद कर लीजिए कि बेयर फीट नंगे पैरों से, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, यानी मैं अपने नंगे पैरों से धूल पर या कोमल धूल पर चित्रकारी करती या फिर आकृतियाँ बनाती। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आसान शब्दों में अगर नहीं याद होता तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं अपने नंगे पैरों से कोमल धूल पर आराम से चलती। ठीक है, जब आप चलते हैं ना तो भी आपके कदमों के निशान तो पीछे रह ही जाते हैं, तो उसे भी पैटर्न बोला जा सकता है। ठीक है, तो मैं नंगे पैर कोमल धूल पर शांति से या चुपचाप आराम से चलती। द साइलेंस इज़ गोल्डन। देखिए, जब बार बार वो माता जी उसे बार बार बोल रही थी ना, तो वो सोच रही थी कि काश ये किसी तरह से चुप हो जाते। तो वही कहती कि द साइलेंस इज़ गोल्डन, जो शांति है ना, इज़ गोल्डन, वो सुनहरी है, वो सोना है। सोना बहुत कीमती चीज़ होता है, शांति बहुत कीमती है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, शांति बहुत ज़्यादा कीमती है, यानी वो चाहती है कि सब कुछ शांत हो जाए। ठीक है, तो द साइलेंस इज़ गोल्डन, शांति बहुत ज़्यादा कीमती है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और फ्रीडम यानी जब वो अनाथ होती तो उसे फ्रीडम होती कुछ भी करने की। तो फ्रीडम इज स्वीट, स्वीट मतलब मिठाई, और मिठाई खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो फ्रीडम जो आज़ादी है, इज स्वीट, वो सुखद है, यानी आज़ादी सुख है। तो आराम से आसान शब्दों में द साइलेंस इज गोल्डन, शांति
मूल्यवान है, यहाँ पे भी दिया है ना कि शांति यानी खामोशी मूल्यवान है। फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता बहुत सुखद है। ठीक है, तो आगे आ तो गया, नीचे लिखा भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। फिर से माता जी बोलती हैं, जो ब्रैकेट में लिखा है वो सोचती है खुद, ठीक है, और जो अलग से लिखा है बिना ब्रैकेट के, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दिया है ना, तो जो ब्रैकेट में है वो सोच रही है, और जो यहाँ पे बिना ब्रैकेट का है वो उसकी माता जी उसे डांट रही हैं। तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, सॉरी रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने मतलब आप एक्ने शब्द से कम परिचित हैं, बट पिंपल्स शब्द से अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं अमेंडा, रिमेंबर, उसे याद करो, यानी चॉकलेट खाने से तुम्हारे चेहरे पर पिंपल आते हैं। तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, क्योंकि इससे तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी ओर देखोगी। यानी वो ये सारी फालतू की चीज़ें सोचने में उसका ध्यान खोया हुआ है, वो अपनी माता जी की तरफ नहीं देख रही है। तो ये माता जी उससे कहती हैं कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, अमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी ओर देखोगी। आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर। देखिए यहाँ पे एक कहानी है, कहते कि आई एम रुपेंजल, काश मैं रुपेंजल होती। तो रुपेंजल कौन है। रुपेंजल एक राजकुमारी है, ठीक है, मैं आपको कहानी को शॉर्ट में बताता हूँ रुपेंजल के बारे में। रुपेंजल एक राजकुमारी होती है जिसे एक जादूगरनी उसके माता पिता से चुरा कर ले जाती है और एक बड़ी सी ऊंची सी मीनार में रख देती है, ठीक है। और रुपेंजल के जो बाल होते हैं वो बहुत सुनहरे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो जब भी वो जो जादूगरनी थी उसको ये मीनार चढ़नी होती थी तो वो नीचे से आवाज़ लगाती थी और रुपेंजल ऊपर से अपने बालों को नीचे फेंक देती थी, तो जादूगरनी उसे पकड़ करके बालों से चढ़ करके ऊपर मीनार पर पहुंच जाती थी, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो एक मूवी है टैंगलेट, उसे आप देखिए, उसमें रुपेंजल की कहानी ही है पूरी की पूरी, ठीक है, अगर आप और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आई एम रुपेंजल, काश मैं रुपेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, यानी अगर मैं रुपेंजल होती तो आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मैं आराम से खुल कर रहती, मैं पूरी आज़ादी से रहती, क्योंकि जादूगरनी जो थी वो रुपेंजल को छोड़ करके चली जाती थी। तो रुपेंजल इस ऊपर यानी यहाँ मीनार पे ऊपर अकेली ही रहती थी। अब इतना ज़्यादा ऊंचा था कि कोई भी व्यक्ति चढ़कर यहाँ पर नहीं आ सकता था, और जादूगरनी ने रुपेंजल को बताया था कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ और मेरे अलावा तुम किसी से बात मत करना, ठीक है। तो रुपेंजल हमेशा अकेली ही रहती थी। तो वही कहती है कि आई एम रुपेंजल, काश मैं रुपेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, यानी काश मैं रुपेंजल होती और मुझे जीवन में किसी चीज़ की कोई परवाह ना होती, यानी मैं आज़ाद होती। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। रुपेंजल कहती है कि लाइफ इन अ टावर, टावर में जीवन बिताना यानी ये मीनार पर जीवन बिताना इज़ ट्रैंक्विल, मतलब ट्रैंक्विल मतलब शांतिपूर्ण है, एंड रेयर, रेयर मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप इसे एक ही सच चीज़ बोलेंगे, रेयर को छोड़ दीजिए। तो लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, मतलब टावर में मेरा जीवन बहुत शांति से बीतता, यानी वहाँ पर कोई भी बात करने वाला ना होता और मैं शांति से रहती। I'll certainly never let down my bright hair, तो देखिए I'll certainly never let down my bright hair, तो I'll certainly never let down, मैं never कभी भी नहीं let down नीचे फेंकती my bright hair अपने सुनहरे बालों को, certainly निश्चित रूप से, तो मैं निश्चित रूप से अपने बालों को नीचे कभी नहीं फेंकती। यानी वो जादूगरनी थी ना, तो वो जब रुपेंजल बाल नीचे फेंकती थी तो जादूगरनी उन बालों को पकड़ करके ऊपर जाती थी।
तो अब ये कह रही है कि जादूगरनी ने रूपेंजल को बताया था कि वही उसकी असली माँ है। तो वही कहते हैं कि अब मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, और अगर मैं रूपेंजल की जगह होती और मेरी माँ वो जादूगरनी होती तो मैं अपने बालों को कभी भी नीचे ना फेंकती, और जब वो बाल नीचे ना फेंकती तो जादूगरनी उन्हें पकड़कर ऊपर ना आ पाती। बात समझ में आई? तो आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो मैं कभी भी अपने बालों को, ब्राइट हेयर है तो अपने सुनहरे बालों को नीचे ना फेंकती। ठीक है, यहाँ पे है ना कि वह रूपेंजल हो तो वह कभी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाएगी और किसी को भी अपनी मीनार में नहीं आने देगी। यानी जब वो इन बालों को नहीं पकड़ पाएगी तो वो ऊपर नहीं जा पाएंगी। आसान है? ठीक है, लास्ट है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग, सल्किंग मतलब होता है कभी कभी जब आपको कोई डांट देता है ना तो आपका मुंह एकदम रोने जैसा बन जाता है, ऐसा लगता है कि बस आप रो ही दोगे अब। तो कहते हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा रोने जैसा मुंह मत बनाओ। यू आर ऑलवेज सो मूडी, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, यानी तुम्हारा मूड जो है वो हमेशा खराब ही क्यों रहता है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा रोने जैसी शक्ल मत बनाओ। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, और अमेंडा तुम्हारा मूड हमेशा खराब क्यों रहता है। एनी वन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैंने तुम पर चिल्लाया है। तुम्हें देखकर लोगों को ये लगेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है अमेंडा। अमेंडा यानी उसकी माता श्री कहती हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा रोने जैसी सूरत मत बनाओ। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, और तुम्हारा मूड हमेशा खराब ही रहता है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, और कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है अमेंडा। अमेंडा। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख सकें। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं।